हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सीईटी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। और जिन विद्यार्थी की सीईटी की 4 और 5 और 11 फरवरी को एग्जाम है, उन सभी को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम आपके बीच में सीईटी का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, क्या लेकर आए हैं सर जी? मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो आपके इस मॉडल पेपर में पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन रहने वाले। जैसे आपके एग्जाम में, ठीक है, जब आपकी परीक्षा होगी, उसका जो आपका पेपर होगा ना परीक्षा का, ठीक है, सीईटी का, तो उसमें जैसे आपके 150 प्रश्न आएंगे, वैसे के वैसे 150 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्लास में आपके 100 क्वेश्चन तो आपके रहने वाले हैं राजस्थान जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर के, प्लस 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पे इंग्लिश के, प्लस 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पे हिंदी के, और प्लस 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग और मैथ्स के, और 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ से कंप्यूटर के, और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ से साइंस के। तो टोटल आपके कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर जी यहाँ से टोटल हो गए हमारे 150 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले। यानी आपका ये जो आपकी क्लास है, ये आपकी 300 नंबरों की रहने वाली है। और इस क्लास में इतने अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके सीधे के सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, छप सकते हैं। तो क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 150 में से आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, पूरा के पूरे 150 क्वेश्चन को देखना है। और अंत में आपको कमेंट करना है कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन 150 क्वेश्चन में जो विद्यार्थी सिर्फ 70 क्वेश्चन सही कर देता है ना, तो मैं मान सकता हूं कि उसकी तैयारी एकदम अच्छी है। सिर्फ एंड सिर्फ 70 क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है ये क्लास है, ये मॉडल पेपर, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का बनाया हुआ है। ठीक है, हार्ड लेवल का बनाया हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी 70 क्वेश्चन सही कर देगा, मैं उसकी तैयारी एकदम अच्छी समझ सकता हूं। और आपके एग्जाम में 70 के, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन सही होंगे। तो लेकिन आपको क्या करना है, इस क्लास को एंड तक देखना, कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि स्टडीलेट पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी, प्लस आपको मॉडल पेपर डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए हैं कि राजस्थान में मराठों की घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार है? बताओ भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जीके का गया है। ठीक है, सबसे पहले हम 100 क्वेश्चन इंडिया जीके, राजस्थान जीके और करंट अफेयर के देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। एक तो दलेश सिंह, एक का मेवाड़ के रतन सिंह, एक का राव बुद्ध सिंह, एक का प्रताप सिंह। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राव बुद्ध सिंह है। ठीक है, कौन जिम्मेदार है? राव बुद्ध सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि कब मालवा विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने एक चित्तौड़गढ़ में एक ऐतिहासिक स्तंभ बनाया? बताओ भाई। आपको बताना है कि जो चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, उसमें जो एक ऐतिहासिक स्तंभ है वो कब बनाया गया? 1448 ईस्वी में, 1456 ईस्वी में, 1466 में, या फिर 1467 ईस्वी में? बताओ भाई। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1448 में। ठीक है, कब बनाया गया? 1448 में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के साथ नहीं थे? बताओ भाई। निम्न में से कौन, जो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप के साथ कौन नहीं था? एक तो है राणा पुंजा, एक है झालामान, एक है हकीम खान सूरी, एक है हाजी खान पठान। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी हाजी खान पठान शामिल नहीं थे या फिर साथ नहीं थे। और बाकी के जो राणा पुंजा है, झालामान है, हकीम खान सूरी है, ये तीनों शामिल थे। लेकिन जो आपके हाजी खान पठान है, ये शामिल नहीं थे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि महाराज बलवंत सिंह द्वारा भरतपुर में निर्मित वास्तुकला की हिंदू शैली की सबसे अच्छी इमारत कौन सी है? बताओ भाई। हाँ, अभी आपको ये बताना है। एक तो कोठी खास, एक का गंगा मंदिर, एक का मोती महल, एक का लक्ष्मण मंदिर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा मंदिर है। ठीक है, कौन सी अच्छी इमारत? गंगा मंदिर। एक सेकेंड। हाँ, अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अभी बताओ भाई, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन क्या है? एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? हाँ, अभी देखिए। हाँ, अभी देखिए। पहला कथन क्या है कि अपनी मर्यादा को बचाने के लिए पद्मिनी ने 1303 में जौहर किया। और दूसरा कथन क्या है कि तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया। और तीसरा कथन है कि अकबर ने 1580 में अब्दुल रफीम खान खाना को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया। और उद्देश्य, चौथा कथन है कि उद्देश्य ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की। तो देखो, इसमें आपका सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कथन क्या, ये तो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक तो आपका हो गया
ए, एक हो गया आपका बी और एक हो गया आपका डी। ये तीनों तो सही है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका कथन गलत है, क्योंकि अकबर ने 1580 में अब्दुल रफीम खान खाना को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि नवंबर 1761 ईस्वी में बंटवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। हमें बताना है कि नवंबर 1961 ईस्वी में बंटवाड़ा का युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था। एक तो है जयपुर के नरेश स्वाई प्रताप सिंह एवं जोधपुर के शासक विजय सिंह के मध्य, एक है जयपुर नरेश स्वाई माधव सिंह एवं कोटा राजा शत्रुसाल के मध्य, एक है जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय एवं जोधपुर शासक मानसिंह राठौड़ के मध्य, एक है जयपुर नरेश स्वाई प्रताप सिंह एवं कोटा नरेश शत्रुसाल के मध्य। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जयपुर नरेश स्वाई माधव सिंह एवं कोटा राजा शत्रुसाल के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि जैसलमेर में पट्टुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? बताओ भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे आप अभी के अभी स्टार लगा लीजिए, अभी के अभी आप इस पे स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में सीधा 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 आपका 100% क्वेश्चन छप सकता है कि जैसलमेर में पट्टू की हवेली क्यों प्रसिद्ध है। आपको पहले ये भी पूछा जा सकता है कि पट्टू की हवेली कहाँ पे है, तो ध्यान दे लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि जो पट्टू की हवेली है वो जैसलमेर में है। ठीक है, कहाँ पे? जैसलमेर में। लेकिन क्यों प्रसिद्ध है? ऊंचाई के कारण, दीवार की पेंटिंग कारण, या फिर सुंदर नक्सली छतरियों और मेहराब के कारण, या फिर हवेली के बीच विशाल आंगन के कारण। तो देखो, जो पट्टुओं की हवेली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो आपकी प्रसिद्ध है सुंदर नक्शकाली छतरियों और मेहराब के कारण। किसके कारण? छतरियों के कारण ये जो हवेली है ये प्रसिद्ध है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आज की जो ये क्लास है ना, आपका जो मॉडल पेपर है ना, इसमें इतनी क्वेश्चन हार्ड डाले गए हैं कि जो विद्यार्थी 150 में से ना मात्र 70 क्वेश्चन सही कर देगा उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि आपको पता है 80 से 90 में तो ऐसे सिलेक्शन हो रहा है, और अगर आपके 80 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे अगर कम भी सही हो रहे हैं ना, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए 90 से 95 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर आपके इस क्लास में ना, इस मॉडल पेपर में ना, अगर आपके 70-75 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इतना पेपर आपका हार्ड नहीं आएगा जितना मैंने आज हार्ड आपका मॉडल पेपर बनाया है। क्योंकि आपको पता है इजी बनाने से इसको फायदा नहीं है, जितना हार्ड बनाएंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल जब स्किप नहीं करना है। अंत में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है और आपके 300 में से कितने नंबर बन रहे हैं और आप 150 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। ठीक है, वो भी हमें पता चल सके, तो कमेंट कर देना अंत में। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि संत पीपा का यादगार स्मारक कहाँ मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संत पीपा का यादगार स्मारक कहाँ मौजूद है। एक तो राजसमंद, एक का झालावाड़, एक का कांकरोली। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो कट गया है। ठीक है, डी ऑप्शन कट गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी राइट, यानी झालावाड़ के अंदर। ठीक है, यादगार स्मारक कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ, डी कटा नहीं है, नीचे दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिल्लों का नहीं है। अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिल्लों का नहीं है। एक तो है गौरी, एक का नेजा, एक का घेर, एक का कच्ची घोड़ी। तो भिल्लों का कौन सा नहीं है बताना है हमें कमेंट करके। तो भिल्लों का आपका हो जाएगा कच्ची घोड़ी। ठीक है, कच्ची घोड़ी ये आपका भिल्लों का नहीं है। ठीक है, ये आपका भिल्लों का नहीं है। अगला देखिए। अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान ने कोटा की रेजिमेंट में विद्रोह कब फैलाया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा लो। ठीक है, तो एक तो 15 अक्टूबर 1857 को, एक 15 नवंबर 1857 को, एक 15 दिसंबर 1857 को, एक इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, कब? 15 अक्टूबर 1857 को। अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी जगह पर लकड़ी की मूर्तिकला वर्तमान में सबसे ज्यादा विकसित हुई है। ठीक है, हमें बताना है कि किस जगह पर, किस जगह पर बताना है। जो लकड़ी की मूर्तिकला है वो वर्तमान में विकसित हुई है। एक तो जयपुर, एक है बस्सी, एक है जोधपुर, एक है अजमेर। तो इसमें आपका हो जाएगा बस्सी के अंदर। ठीक है, बस्सी में क्या हुई है, जो लकड़ी की मूर्तिकला है वो वर्तमान में विकसित हुई है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की और लोकमन में दिव्य आस्था प्राप्त की। तो इसमें आपके कौन से हो जाएंगे? चार ऑप्शन दिए गए, जसनाथ जी, हरिदास जी, गरीबनाथ जी, या फिर बालनाथ जी। तो इसमें आप ही हो जाएंगे हरिदास जी। ठीक है, हरिदास जी। और जसनाथ से संबंधित आपको पता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जसनाथ की संप्रदाय की स्थापना किसने की, तब आपको बताना है जसनाथ जी ने की। और आपको पता है इनका जो मुख्य, इनकी जो प्रमुख पीठ है जसनाथी संप्रदाय की, वो आपकी बीकानेर जिले में है। ठीक है, कहाँ पे? बीकानेर जिले में, ये भी आपको पता है। ठीक है, एक मेरे पास कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करिए कि सर जी जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा देंगे। लेकिन आपको दोनों में से, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल, दोनों में से एक को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अगर आपसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है, पहले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है
रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हम आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करवा देंगे, क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम चैनल में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं और मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि एनोल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने संपादित किया, फिर को संपादित किसने किया, दोनों एक ही बात है, ठीक है। एक तो ज्ञानचंद, एक का कर्नल टोड, एक का विलियम कुरुक, एक का जॉन्स थॉम्स। तो आप सभी को पता है कर्नल टोड कौन है, कर्नल टोड राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाते हैं, ठीक है, आपको ये भी पता है। और यहाँ पे जो ये पुस्तक है ये किसने लिखी, ये लिखी सॉरी ये संपादित किसने की, विलियम कुरुक ने की, किसने की, विलियम कुरुक ने। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि बुस्ट ऑफ हिदन लिपि के साक्ष्य कौन से काल में मिले हैं, बताओ भाई। एक तो प्रागैतिहासिक काल, एक आद ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल, एक पाषाण काल। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आद ऐतिहासिक काल में मिले हैं। किस में मिले हैं, आद ऐतिहासिक काल में। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई, बताओ भाई। राजस्थान पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब और कहाँ पर हुई। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको आपको चारों ऑप्शन है वो दिखा देता हूँ। हाँ अभी देख लीजिए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो है यहाँ पे ये ऑप्शन पहला तो ऐसे ही कट हो गया। हाँ, एक तो आपका है, चलो इसको 1904 मान लो, ठीक है। हाँ ये 1904, एक तो है 1904 अजमेर में, एक है 1950 बीकानेर में, एक है 1950 जयपुर में, एक है 1985 हनुमानगढ़ में। अगर आपको है ना एक स्थापना या फिर स्थापना कब हुई या फिर कहाँ पर हुई, अगर आपको एक चीज़ याद है तो आपका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर आपको पता है कि किस सन में हुई तब आपका राइट हो जाएगा, अगर आपको पता है कहाँ पर हुई तब भी आपका राइट हो जाएगा। तो देखो इसकी स्थापना वो 1950 में जयपुर में भी, ठीक है। तो अगर आपसे सन याद नहीं रहती है तो आप स्थान याद कर लीजिए, स्थान याद नहीं रहता है तो सन याद कर लीजिए, ठीक है। 1950 जयपुर के अंदर पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी। इस पर भी स्टार लगा लेना, एग्जाम में आ सकता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, बताओ भी क्या बताया गया है, ठीक है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, युद्धवंशी या फिर सूर्यवंशी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी क्या बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है। किसमें, हमीर महाकाव्य में। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें बताना है कि किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। एक तो शाकंभरी शिलालेख, एक है बिजोलिया शिलालेख, एक है राजा सिंह परिस्थिति, एक है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा, यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील का निर्माण है वो वासुदेव ने करवाया। अगला देखिए, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन गोदावरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन गोदावरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। एक तो चंबल बेसिन, एक मध्य माही बेसिन, एक लूनी बेसिन, एक सांबर बेसिन। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सी हो जाएगा, यानी लूनी बेसिन, ठीक है। लूनी बेसिन है वो गोदावरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कांतली नदी का स्रोत है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ अभी देखिए, सीधा का सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि कांतली नदी का स्रोत है सेवर पहाड़ियाँ, खमनोर पाटिया या फिर खंडेला पहाड़ियाँ या फिर विंध्य के बीच। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खंडेला पहाड़ियाँ, ठीक है। कांतली नदी का स्रोत क्या है, खंडेला पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि पहला डेयरी संयंत्र राज्य में कहाँ पर स्थापित किया गया, बताओ भाई। पहला डेयरी संयंत्र राज्य में कहाँ पर स्थापित किया गया, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका बताओ कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा अजमेर, ठीक है। पहला डेयरी संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, अजमेर के अंदर, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि खस एक प्रकार की घास है जिससे क्या बनाया जा सकता है, बताओ भाई। खस एक प्रकार की घास है जिससे क्या बनाया जा सकता है, गुड़, शराब, इत्र या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ। एक सेकेंड, ये बार बार तो थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था कि खस एक प्रकार की घास है जिससे क्या बनाया जा सकता है, एक तो है गुड़, एक है शराब, एक है इत्र, एक है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या बनाया जा सकता है, इत्र। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से किन जिलों में ग्रेनाइट के अच्छे जमाव मिले हैं, बताओ भाई। निम्नलिखित में से किन जिलों में ग्रेनाइट के अच्छे जमाव मिले हैं। एक तो है बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, जालौर, बांसवाड़ा, अजमेर। एक है चूरू, सीकर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, बारां, झालावाड़। एक है जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा। एक का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, जालौर, बांसवाड़ा, अजमेर में। ठीक है, इनमें क्या मिले हैं, ग्रेनाइट के अच्छे जमाव मिले हैं। ठीक है, एक मेरी बात ध्यान से सुने ना, आज की जो क्लास है ना ये थोड़ा सा मोबाइल में हो रही है। ठीक है, ये क्लास मोबाइल में हो रही है तो इस कारण आपकी जो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हमेशा मैं क्लास क्या करता हूँ, डेली में क्लास लेता हूँ मॉडल पेपर या फिर कोई भी क्लास आपको देता हूँ तो वो टेबलेट में होती है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं लगती है, लेकिन आज थोड़ा सा मोबाइल में ले रही है तो क्लास हो रही है तो आपको पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, क्लास को अच्छी तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, क्लास को अच्छी तरीके से देखना है, बिल्कुल से भी आपको स्किप नहीं करना है और छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा के साथ लंबाई के घटते क्रम में राज्य का सही क्रम निम्न में से है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश, सॉरी इसमें हाँ हाँ मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था, हमें पूछा था कि जो राजस्थान के साथ सीमा के साथ, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा के साथ घटते क्रम में। ठीक है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा तो आपकी मध्य प्रदेश की है, उसके बाद हरियाणा की है, उसके बाद गुजरात की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद पंजाब की है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, घटते क्रम में। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि विस्तार की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, बताओ भाई कौन सा है, विस्तार की दृष्टि से बताना है। ठीक है, एक तो अरावली पर्वत श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, एक का दक्षिणी पूर्वी पठार, एक का पूर्वी मैदान, एक का पश्चिमी बालू का मैदान। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी अरावली पर्वत श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश विस्तार की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है, बताओ भाई। मुख्य कारण या फिर प्रमुख कारण क्या है, दोनों एक ही बात है। एक तो है समुद्र तट से निकटता के कारण, एक है समुद्र तल से ऊंचाई के कारण, एक है सूर्यताप की कम मात्रा, एक है वनस्पति की अधिकता। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, यानी समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई के कारण जो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसमें तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान जिन खनिजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है वे खनिज कौन से है, बताओ भाई। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एस्बेस्टोस, फेल्प सागर, चांदी, संगमरमर, इन आदि खनिजों के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है, बताओ भाई। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है राजसमंद, डूंगरपुर, पाली या फिर जालोर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो 27 में आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डूंगरपुरा। ठीक है, ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुरा। इस पर स्टार लगा लेना, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा धरती सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन हुआ। ठीक है, धरती पुत्र सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन हुआ, ये किसके द्वारा लिखित है, बताओ भाई। जसवंत सिंह राठी के द्वारा, गुलाब कोठारी के द्वारा, कलराज मिश्र के द्वारा या फिर बहादुर सिंह राठौड़ के द्वारा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा, यानी बहादुर सिंह राठौड़ के द्वारा लिखित है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वह कौन सी है, बताओ भाई। वह कौन सी है, भूरी दामोट है, पीली भूरी बुलई है या फिर भूरी मटियार दामोट है या फिर लाल दामोट है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीली भूरी बुलई है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार पहले भी करवा दिया है। तो एक तो है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर, एक है बूंदी, एक है गंगानगर। तो इसमें आपका हो जाएगा बूंदी। ठीक है, सेला बासमती जो चावल का उत्पादन है ना वो हमेशा याद रख लेना, कहाँ पर होता है, बूंदी के अंदर होता है गुरुजी। ठीक है, बूंदी के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में या फिर शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल वृक्ष है, बताओ भाई कौन सा है। राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल वृक्ष कौन सा है, बेर, अनार, सीताफल, पपीता। अरे क्या है, अरे गुरुजी इसमें कौन सा हो जाएगा, अनार हो जाएगा। ठीक है, अनार। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य में काले रंग का संगमरमर कहाँ पर मिलता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे ऐसा भी बोल दिया जाता है कि काला पत्थर
काला पत्थर कहाँ पर मिलता है? काला पत्थर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। काला पत्थर भी आपको बोल दिया जाता है कई बार। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बेंसलाना में, ठीक है। कहाँ पे होता है? बेंसलाना में। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य में स्टील ग्रेड के चुनाव पत्र का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? बताओ भाई। बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, नागौर है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर। और थोड़ा सा आपको पता है बीकानेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव। और बाड़मेर के अंदर आपको पता है थार महोत्सव। और जैसलमेर के अंदर आपको पता है मरु महोत्सव। ये याद रखना, ठीक है। एक मतलब 10-15 दिन पहले की बात है, या फिर आप मान सकते हो कि ज़्यादा समय नहीं है, 7 दिन पहले की बात है, ठीक है। तो मैंने एक कम्युनिटी में क्वेश्चन करवाया था कि जो मरु महोत्सव वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, और एक ऑप्शन दिया था मैंने शायद नागौर या फिर गंगानगर, इस टाइप का ऑप्शन था। 3 ऑप्शन मुझे याद है, लेकिन एक याद नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन दिया था, उसमें लगभग, ठीक है, लगभग 15,000 विद्यार्थियों ने वोट किया, ठीक है। 15,000 विद्यार्थियों ने वोट किया, उसमें से 10,000 विद्यार्थी क्या बता रहे हैं? बाड़मेर बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मैं वो आपको कहावत पता है ना कि एक भेड़ चाल होती है ना, ठीक है, उसके मतलब जो विद्यार्थी आंसर बाड़मेर देना लग जाता है ना, तो उसी के लहर सभी चले जाते हैं, यानी भेड़चाल चलते हैं। तो देखो, आपको पता है मरु महोत्सव हमेशा जैसलमेर में मनाया जाता है, तो सभी के सभी विद्यार्थी बाड़मेर कर रहे थे। अरे बाड़मेर में तो थार महोत्सव है। कौन सा है? थार महोत्सव। तो आपको क्या हमेशा है ना, आपके चाहे कंफ्यूज हो, लेकिन अपने मन का जो उत्तर है वो देना चाहिए। दूसरे की देखा देख आपको कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो 70% विद्यार्थियों ने बाड़मेर बताया। और आपको पता है मरु उत्सव कहाँ पर है? मरु उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। तो हमेशा गलती मत किया करो, एकदम अच्छी तरीके से इजी क्वेश्चन है ना वो तो हमेशा याद रखा करो, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है? बताओ भाई। राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है? एक तो है 3, एक है 4, एक है 5, एक है 2। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4, ठीक है। कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है? 4। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कामधेनु योजना का उद्देश्य है। बताओ भाई, कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी गौशालाओं को उन्नत नस्ल से दुधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र बनाना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि रामगढ़ विस्तारी बूंदी राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। इस टाइगर रिजर्व में किन जिलों के क्षेत्र शामिल है, या फिर किन जिलों के क्षेत्र शामिल है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के क्षेत्र शामिल है, ठीक है। किन के क्षेत्र शामिल है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के क्षेत्र शामिल है। किन में शामिल है? रामगढ़ विस्तारी बूंदी राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, उसमें शामिल है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कोटा राज्य कब विभाजित हुआ? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोटा राज्य कब विभाजित हुआ? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सन 1900, हाँ, 33, यानी 1933 के अंदर। अगला देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ प्रजामंडल किस वर्ष में जोधपुर में स्थापित किया गया? बताओ भाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ प्रजामंडल किस वर्ष जोधपुर में स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट हो जाएगा, यानी सन 1934 के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 25 और 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ कि माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 25 और 26 नवंबर को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। अगला देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर में स्थित वह महल जो अपने स्वर्णिम मीनाकारी एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे सर जी इसमें डी हो जाएगा, यानी कौन सा महल है? अनूप महल। तो यहाँ पे हमने लगभग 40 क्वेश्चन जीके के देख लिए हैं, ठीक है। हमने क्या कर लिए? 40 क्वेश्चन जीके के देख लिए। अभी हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे? करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, करंट अफेयर में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? बताओ भाई, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो आप सभी को पता है कि जो भीलवाड़ा है, ठीक है, उसे वस्त्र नगरी या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। कोटा को राजस्थान का कानपुर और शिक्षा नगरी कहते हैं। और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। आपको पता है राजस्थान की राजधानी है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग और जो जिला है वो जयपुर है, आपको ये भी पता है। उदयपुर में जरगा पर्वत है, आहड़ सभ्यता है, और आपको पता है उदयपुर में आपको पता है जो आपका हवाई अड्डा है वो भी स्थित है। तो ये तो आपको इंपॉर्टेंट बातें पता है, लेकिन इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन है वो किस शहर में होगा? तो वो आपका होगा
जयपुर के अंदर, ठीक है, राजधानी जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान में महिला कोऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा कहाँ पर खोली जाएगी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा आ सकता है कि हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान में महिला कोऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा कहाँ पर खोली जाएगी। एक तो है कोटा, एक है अजमेर, एक है जयपुर, एक है उदयपुर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है, सी लग रहा है, यानी जयपुर के अंदर। कहाँ पर खोली जाएगी, जयपुर के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। बताओ भाई, मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक तो है बाड़मेर, एक है श्रीगंगानगर, एक है सिरोही, एक है जोधपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा। तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें डी हो जाएगा, यानी जोधपुर, ठीक है। जोधपुर जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान बेरोजगारी में कौन से स्थान पर है। बताओ भाई, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान बेरोजगारी में कौन से स्थान पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले स्थान पे, ठीक है। कौन से स्थान पे, पहले स्थान पे। अगला देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों कब से शुरू हुआ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर भी स्टार लगाना चाहो तो लगा लेना। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई या फिर कब से शुरू हुआ। एक तो अगस्त 2022, एक है नवंबर 2022, एक है दिसंबर 2022, एक है जनवरी 2022। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अगस्त 2022, ठीक है। जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों है वो अगस्त 2022 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि, और इसका पूरा नाम आपको पता है क्या था, राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लखेरा ने निशानेबाजी में कौन सा पद जीता था या फिर पदक जीता। एक तो है कांस्य, एक है रजत, एक है स्वर्ण, एक है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अवनी लखेरा कहाँ से है, अवनी लखेरा राजस्थान के जयपुर से है, ठीक है, राजस्थान के जयपुर से है। और ये कौन सा खेल खेलती है, निशानेबाजी का खेल खेलती है। तो उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पद जीता था, तो उन्होंने जीता था आपका स्वर्ण पदक, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बताओ भाई, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा स्टार लगा लेना, एग्जाम में छप सकता है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बाड़मेर, जैसलमेर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों राइट है, यानी बाड़मेर और जैसलमेर दोनों, ठीक है, उपरोक्त दोनों, यानी सी आपका राइट हो जाएगा। बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिलों में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत क्या किया गया, इन दोनों की, क्या इन दोनों जिलों में क्या किया गया, ग्रीन एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है आपका एग्रीकल्चर, ग्रीन एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है वो इन दोनों जिलों में शुरू हुआ या फिर इनकी शुरुआत की गई, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित एकमात्र ब्रह्म मंदिर को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो एक तो है अलवर, एक है कोटा, एक है अजमेर, एक है जोधपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी अजमेर, ठीक है, अजमेर। अगला देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में समर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। ये देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो 100 में से क्या 100% छप सकता है। समर फेस्टिवल कौन सा, समर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। एक तो है कुशलगढ़ उदयपुर, एक है सज्जनगढ़ उदयपुर, एक है माउंट आबू सिरोही, एक है असलगढ़ सिरोही। तो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपकी कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप बोलोगे सर जी सी, यानी माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है। समर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ, माउंट आबू सिरोही के अंदर हुआ। अगला देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा राज्य में कौन सा खेल आयोजित करवाएगी या फिर करवाई जाएंगे। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना कि आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा राज्य में कौन से खेल आयोजित करवाए जाएंगे। एक तो RISF, एक है CET, एक है RPL, एक है RCA। देखो ऑप्शन भी CET डाला है, ठीक है, ऑप्शन में क्या डाला है, CET। तो CET नहीं होगा, आपको पता है RISF भी नहीं होगा और RCA भी नहीं होगा, RPL होगा, ठीक है। आपको पता है IPL का अर्थ क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे RPL का अर्थ क्या हो जाएगा, राजस्थान प्रीमियर लीग, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर लिए, करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए, राजस्थान के भी पूरे कर लिए। अभी हम देखने वाले हैं भारत यानी इंडिया जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम यहाँ से इंडिया जीके के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है इंडिया जीके का, यानी 51 नंबर आपका क्वेश्चन है इंडिया जीके का कि भारत अब तक कुल कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है, बताओ भाई। आप सभी को पता है कि जो भारत है वो यानी इंडिया है वो जो आपका यूएनओ है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य तो अभी तक एक भी बार नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अस्थायी रहा है। आप सभी को पता है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो भारत अस्थायी सदस्य रहा है। आपको पता है जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें भारत शामिल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा कि कितनी बार रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, 2 3 7 8, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी 8 बार रहा है, ठीक है। कितनी बार रहा है, 8 बार रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर आपको स्थापना पूछ ले तब आपको बताना है 1945, 24 अक्टूबर 1945, और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 24 अक्टूबर को। अगर आपको पूछ ले कि जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वो कहाँ पे है तब आपको बताना है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और 5 एस जो स्थायी सदस्य हैं उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, ये स्थायी है, और 10 अस्थायी है। भारत अब तक 8 बार रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, बताओ भाई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, 1978, 1980, 1985, 1990। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1980 में, ठीक है। कब हुई, 1980 में हुई। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, बताओ भाई। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, एक तो है बिहार, एक आंध्र प्रदेश, एक है तेलंगाना, एक है राजस्थान। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विधान परिषद है वो राजस्थान के अंदर नहीं है, ठीक है। किसके अंदर नहीं है, राजस्थान के अंदर नहीं है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट किनारे हैं, बताओ भाई। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, एक तो है 7, एक है 8, एक है 9, एक है 10। तो जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताओ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 9 है। कितनी है, 9 है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, एक तो है आंध्र प्रदेश, एक है गुजरात, एक आपका तमिलनाडु है, एक आपका केरल है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी गुजरात, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, गुजरात, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस शहर से होकर क्रैक रेखा नहीं गुजरती, बताओ भाई। निम्नलिखित में से किससे होकर क्रैक रेखा नहीं गुजरती है, ये हमें पूछा है। तो इसमें आपका सिंपल सा आंसर है आंध्र प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, यूपी। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको पता है कर्क रेखा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है, ठीक है। राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, और इसकी जो कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई है वो भी हमारे राजस्थान के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। एक सेकेंड, कर्क रेखा, ठीक है। तो मध्य से होकर कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 8 राज्यों से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वापस से आपका यही क्वेश्चन आ गया है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, और गुजरात से भी है, राजस्थान से भी है, पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अभी क्या बोला है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश से होकर तो नहीं गुजरती है, और हिमाचल से भी नहीं होती है, गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, ठीक है। झारखंड यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी पॉइंट, बताओ भाई। दक्षिणी पॉइंट, भारतीय मुख्य भूमिका, एक तो है केप केमोरिन, एक है
केली मेयर पॉइंट, एक है इंदिरा पॉइंट, एक है नरीमन पॉइंट। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केप केमोरिन होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताओ भाई। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। नारियल उत्पादन में या फिर नारियल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो एक तो है पहला, एक है दूसरा, एक है तीसरा, एक है चौथा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा। ठीक है, नारियल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यानी नारियल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा स्थान है। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो एक तो है त्रिपुरा, एक का पश्चिम बंगाल, एक का मेघालय, एक का बिहार। तो जूट का सबसे जो बड़ा राज्य है वो आपका कौन सा है, तो आप बोलोगे सर जी इसमें हमारा बी हो जाएगा यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है वो जूट का सबसे बड़ा राज्य है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो बताना है आपको कि भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। एक तो मध्य प्रदेश है, एक राजस्थान है, एक उत्तर प्रदेश, एक है पंजाब। तो इसमें आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक प्रतिशत है। ठीक है, अगला देखो, सॉरी सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, और जूट का सबसे बड़ा राज्य आपको पता है कौन सा है, जूट का मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे सोयाबीन का सबसे बड़ा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। और अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। ठीक है, गन्ना उत्पादक, तो गन्ना उत्पादक चारों आपको दिए गए हैं, एक तो उत्तर प्रदेश, एक का महाराष्ट्र, एक का तमिलनाडु, एक का कर्नाटक। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर आपको गन्ना उत्पादन है पूछ के चीनी उत्पादक राज्य पूछ ले, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य, तब भी आपका उत्तर प्रदेश होगा। और 2 नंबर पे आपको पता है महाराष्ट्र है, 3 नंबर पे आपका तमिलनाडु है। तो क्रम से 1 पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, 2 पर महाराष्ट्र और 3 पर आपका तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आपको बताना है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। एक तो है केरल, एक आपका है कर्नाटक, एक आपका है तमिलनाडु, एक आपका है आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलोगे सर जी इसमें ए हो जाएगा यानी केरल। ठीक है, केरल। अगला देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताओ भाई। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या फिर पांचवा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा यानी चौथा है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें आपका हो जाएगा सेकेंड यानी दूसरा स्थान है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। देखो इस पे स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, एक तो है पर्यावरण से, एक का कृषि से, एक का मत्स्य उत्पादन से, एक का इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपकी जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी यानी मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, बताओ भाई। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, स्टार लगाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। एक तो है गुजरात है, एक है हरियाणा है, एक है पंजाब है, एक है उत्तर प्रदेश है। तो भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आप बोलोगे सर जी हमें तो इसमें कौन सा लग रहा है, तो हमें तो कौन सा लग रहा है, हमें तो लग रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है वो भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी सबसे दूध अधिक उत्पादित करता है। और उत्तर प्रदेश है वो आपका जनसंख्या की दृष्टि से भी पहला स्थान पे है। ठीक है, भारत में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो देखो आपको पता है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम यानी जो आपकी श्वेत क्रांति है, ठीक है, उनसे संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। ठीक है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई, गुजरात से हुई। अभी मैं क्या पूछा है कि कब हुई थी, 1951 में, 1970 में, 1975 में, 1985 में। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1970 में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1970 में हुई। और ये किससे संबंधित है, ये दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध से। तो इसमें महिलाओं द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता था और ये गुजरात से शुरू हुआ था। और
इस जो इस ये कार्यक्रम है ये श्वेत क्रांति से संबंधित था, और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ये आपको पता है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये आ गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले, मैं हमेशा है ना एडवांस में क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन छपता है ना उससे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने लगभग 3-4 बार इतने मतलब 3-4 बार मैंने हर क्लास में लगभग मेरे याद आने में बता रहा हूँ। ठीक है, जितना मुझे याद है उतना आपको बता रहा हूँ। 3-4 बार मैंने ऐसे क्वेश्चन बता दिए हैं जो छपने से पहले। ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वही है, लेकिन मैंने पहले ही उससे बता दिया है एडवांस में। तो हमेशा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवांस में करवाता हूं। अभी देखो 73 नंबर क्वेश्चन यही था, और मैंने ये क्वेश्चन 72 में भी बता दिया। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन 15 नंबर था और मैंने उसको 13 पे ही करवा दिया। ठीक है, और एक नंबर 25 नंबर क्वेश्चन पे था और मैंने उस पर 23 को ही करवा दिया। ठीक है, तो मैं ना हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवांस में करवाता हूँ, और वही का वही क्वेश्चन नेक्स्ट में छप जाता है। तो मुझे देखो इतना पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। एडवांस में हमेशा करवाता हूँ। ठीक है, हमेशा ध्यान दिया रखो। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दूध उत्पादन से। ठीक है, और गेहूं का उत्पादन का आपका हो जाएगा हरित क्रांति का। ठीक है, हरित क्रांति का। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हमने यहाँ पे 73 क्वेश्चन देख ली है। अभी हम जो हिंदी, ठीक है 73 क्वेश्चन तो हमने देख लिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम गणित के देखेंगे। ठीक है, और हम रीजनिंग के देखेंगे। ठीक है, रीजनिंग, और हम यहाँ पे अब किसके देखेंगे, तो अब हम कंप्यूटर के भी देखने वाले हैं। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम साइंस के भी देखने वाले हैं। तो अब हम देख लीजिए, अब हम आगे की जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 73 क्वेश्चन हमने अब देख लिए हैं, और अभी हम 77 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। ठीक है, 77 क्वेश्चन और देख लेते हैं। बस आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो अपनी ईमानदारी से क्लास को लाइक कर देना। हमारा जो जज्बा है वो ऐसे ही रहेगा। अभी तो आधी क्लास हुई है। ठीक है, और क्लास को लाइक कर देना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभी के भी। ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए, अगर ये मॉडल पेपर चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बाद में मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा दूंगा। और चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, और पहली बार विजिट करो तो अभी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम आपके बीच में हिंदी के जो क्वेश्चन है वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले। आपके जो जितने भी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान सकते हो कि अब हम 10 के आसपास क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताओ भाई, अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ए उपसर्ग है या फिर अध उपसर्ग है। ठीक है, या फिर बताओ ला उपसर्ग है, या फिर बताओ आधा उपसर्ग है। बताओ अधखिला में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी अध उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, अध उपसर्ग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अलग PDF सेट कर लिए, जो आपके हिंदी, गणित, रीजनिंग और आपके इंग्लिश और आपके कंप्यूटर साइंस, बाकी के जो क्वेश्चन है उनके लिए अलग PDF सेट कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखो अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि, हाँ अगला आपका क्वेश्चन है कि अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। बताओ भाई, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। बाद लगा है, आबाद लगा है, दाबाद लगा है, या फिर आबाद लगा है, सॉरी अबद लगा है। तो आप बताओ अहमदाबाद में कौन सा लगा है, बाद, आबाद, दाबाद, एबाद। तो अहमदाबाद में आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी इसमें आबाद हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद में कौन सा प्रत्यय है, आबाद प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इक प्रत्यय है। बताओ भाई, इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, प्रत्येक है, अनेक है, अर्जित है, या फिर आत्मिक है। हमें बताना है कि एक प्रत्यय किस में है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्मिक। ठीक है, सॉरी इसमें आपका अर्जित, सॉरी हाँ आत्मिक होगा। ठीक है, आत्मिक, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, मैंने गलती से आत्मिक को सी ऑप्शन समझ लिया, लेकिन यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आत्मिक है वो आपका राइट हो जाएगा, एक प्रत्यय इसमें शामिल है। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका है कि विकृति में उपसर्ग है, विकृति में उपसर्ग है, ई उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, ई उपसर्ग है, या फिर विक उपसर्ग है। तो देखो विकृति में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो आप बोलोगे सर जी इसमें वी उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा है, वी उपसर्ग। तो वी उपसर्ग है तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि महोत्सव में है, महोत्सव में है, बताओ महोत्सव में कौन सी महोत्सव में है। तो महोत्सव में आपका क्या हो जाएगा, महोत्सव में आपका हो जाएगा आ प्लस उ बराबर ओ। ठीक है, आ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है। बताओ भाई, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, अति उत्तम है, निश्चित से है, उल्लास है, या फिर संगम है।
बताओ भाई, किसका उदाहरण बताना है? स्वर संधि का उदाहरण बताना है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जी हमें तो इसमें कौन सा लग रहा है? तो हमें इसमें लग रहा है अत्युत्तम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रावर्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बताओ भाई, प्रावर्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पर प्लस अवर्ध या फिर पर प्लस आवर्ध। और यहाँ पे दो ऑप्शन और भी दिए गए हैं, और यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी पर प्लस, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि देव प्लस ऐश्वर्यम का संधि शब्द है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलोगे सर जी इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आल प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बताओ भाई, आल प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? सराल है, ससुराल है, ससुरा है, ससुराल है, बताओ कौन सा है? आल प्रत्यय से बना हुआ शब्द बताना है, कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ससुराल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ससुराल हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ससुराल, यहाँ पे देखो सुराल नाम नहीं है, यहाँ पे ससुराल है। ठीक है, यहाँ पे ससुराल नाम है, ससुराल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने चेक किया, यहाँ पे ससुराल होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताओ भाई, कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? सरोज, पंकज, सिरीज, मिलिंद। तो इसमें आपका हो जाएगा मिलिंद। कौन सा हो जाएगा? मिलिंद। ठीक है, मिलिंद है ये, पंकज का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखो, अगला आपका है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करो भाई। दुकुल का पर्यायवाची बताना है, किसका बताना है? दुकुल का। दुकुल का पर्यायवाची बताओ भाई। वस्त्र होगा, मखमल होगा, किनारा होगा या फिर कमल होगा? तो दुकुल का आपका क्या हो जाएगा? दुकुल का, हाँ, तो दुकुल का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वस्त्र। ठीक है, दुकुल का क्या होगा? वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ, रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची पंक्ति बताइए। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा क्ष्या, यामिनी और त्रियामना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मल्य के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मल्य का पर्यायवाची शब्द पवन होगा, चंदन होगा, पर्वत होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जी इसमें में चंदन लग रहा है। ठीक है, चंदन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें कौन सा पद गलत है? हमें बताना है कि जो निम्नलिखित जो पद है, ठीक है, वो एक प्रत्यय से बने हैं। तो हमें क्या बताना है कि इनमें कौन सा पद गलत है? बताओ भाई, सामाजिक, दैविक, पक्षिक या फिर पैतृक? तो देखो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका पक्षक हो जाएगा, सॉरी पक्षिक हो जाएगा। ठीक है, पक्षी का ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पक्षी का ये आपका गलत है, सी ऑप्शन। और आपका जो सामाजिक, दैविक, पैतृक ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये राइट है, क्योंकि ये एक प्रत्यय से बना हुआ है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उन तावनत में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? तो उनतावंत में कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास है आपका। ठीक है, द्वंद्व। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द है। तो बताओ भाई क्या है? क्रिया है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है? तो इसमें आपका हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, क्या है? भाववाचक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ देखो, यहाँ पे हमने लगभग मैंने बोला ना कि 15-16 क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन भी नहीं देखे हमने, सिर्फ 16 क्वेश्चन हिंदी के देख लिए हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे लगभग हमने क्या किया? 73 क्वेश्चन वहाँ से देखे थे। ठीक है, 73 + 16, ठीक है, 16 क्वेश्चन हमने हिंदी के देख लिए। तो अभी टोटल हमारे कितने हो गए? तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर जी ये तो हमारे 89 हो गए। ठीक है, आप मान के चलो कि हमने 90 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब थोड़े यहाँ पे कंप्यूटर के देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कंप्यूटर के।
तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डब्ल्यू गूगल डॉट इन निम्नलिखित में से क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट क्लाउड है या फिर सोशल नेटवर्क साइट है? तो देखो ये एक सर्च इंजन है, ठीक है, ये क्या एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? बताओ भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? एक तो है ब्रॉडबैंड, एक है रिसाइकल बिन, एक है क्लाउड कंप्यूटिंग, एक है मोडेम। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? रिसाइकल बिन, ठीक है। ये जो रिसाइकल बिन शब्द है ना, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, ठीक है, एक अलग होता है, ठीक है, ये क्या होता है? अलग होता है, जिसमें हम कोई भी डाटा डिलीट कर देते हैं वो वापस आ जाता है, ये एक रिसाइकल बिन है, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? ईमेल, फेसबुक और डिस्क क्लीनअप या फिर यूट्यूब? तो इसमें देखो आपका एकदम इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है ये जो आपके बाकी के हैं, जो ईमेल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सभी आपको पता है इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है, लेकिन डिस्क क्लीनअप है इसमें आपका इंटरनेट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस सॉफ्टवेयर की पंचलाइन पावर ऑफ सिंपलिसिटी है? तो एक तो है विनजिप, एक है एक्सेल, एक है लिनक्स, एक है टेली। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा टेली, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है, तो इसका कार्य बताओ क्या है? नए प्रोग्राम को जोड़ना है, फाइल व फोल्डरों को व्यवस्थित करना है, या फिर रीस्टोर करना है, या फिर सेटिंग बदलना है? तो इसका आपका क्या कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य आपका है फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित करना, ठीक है, फाइल जो फोल्डर होती है उनको व्यवस्थित करना इनका कार्य है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक प्रकरणों को रखता है? तो एक तो है कंट्रोल पैनल, एक है रिसाइकल बिन, एक है टास्क बार, एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो इसमें आपका हो जाएगा कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि MS डोस का कौन सा कमांड सिस्टम की तारीख दिखाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा एक तो है वेयर, एक है डेट, एक है टाइम, एक है फॉर्मेट। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, डेट दिखाता है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ, डोस में सामान्य डेट किस संरचना में डाली जाती है? तो देखो डेट है ना, वो आपको पता है हमेशा, देखो चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है डेट ईयर मंथ, एक ईयर डेट मंथ, एक मंथ डेट ईयर, एक मंथ ईयर डेट। तो इसमें आपको पता है एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या किस हिसाब से डाली जाती है? इसमें सबसे पहले ईयर, ठीक है, ठीक है, इसमें सबसे पहले ईयर और उसके बाद डेट, ठीक है, डेट और उसके बाद मंथ होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मंथ होता है। और हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम करते हैं डेट, उसके बाद मंथ, ठीक है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? डी और उसके बाद आपका हो जाएगा एम और उसके बाद आपका वाई होगा, ठीक है, आपको पता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस क्या होता है? तो देखो इसमें आपका क्या हो जाएगा? एक तो है साइज के लिए, एक है सेव के लिए, एक है स्पेंकलिंग जांच के लिए, एक है स्पेंकलिंग जांच के लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेव करने के लिए होता है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ, अगला आपका क्वेश्चन है कि एम एस ऑफिस 2016 लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए प्रयुक्त है शॉर्ट की। तो शॉर्ट की में आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट की आपकी को क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको पता है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर F5, ठीक है, F4 हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्रेश करने के लिए आपको पता है आपको क्या टाइप करना होता है? रिफ्रेश की शॉर्टकट क्या होती है? रिफ्रेश की शॉर्टकट होती है आपकी F5, ठीक है, F5 होती है। और आपको पता है फंक्शन की कितनी है? टोटल फंक्शन की आपकी 12 है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। तो कंट्रोल+0, कंट्रोल+P, कंट्रोल+R या फिर शिफ्ट+कंट्रोल+N। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल+0। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है हेल्प के लिए, प्रिंट के लिए, व्यू के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है हेल्प के लिए, ठीक है, किसके लिए, हेल्प के लिए। और F5 कुंजी का किसके लिए किया जाता है, F5 कुंजी का किया जाता है आपके रिफ्रेश के लिए, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी सेव एज शॉर्ट की है। तो शॉर्ट की बताओ, सेव एज की। एक तो है F5, एक है F1, एक है F10, एक है F12। तो इसमें आपका हो जाएगा F12, ठीक है, यानी F12 हो जाएगा सेव एज की शॉर्ट की, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन, आपको पता है ये सभी आपकी फंक्शन की ये एक शॉर्ट की होती है, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि इनमें से कौन सा कमांड MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर लाता है। तो पहली स्लाइड पर कौन सा लाता है बताओ भाई, कमेंट करके जल्दी से। तो एक तो है नेक्स्ट स्लाइड बटन, एक है पेज अप, एक है कंट्रोल प्लस होम, एक है कंट्रोल प्लस इंड। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी हमें तो ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है, बताओ भाई जल्दी से। तो आप बोलोगे हमें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लग रहा है, यानी कंट्रोल प्लस होम, ठीक है, कंट्रोल प्लस होम लाता है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि कैल्शियम, यहाँ पे आपके साइंस के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन देखे, तो देखो यहाँ पे हमने कंप्यूटर के लगभग आपको बता रहा हूँ 14 के आसपास क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है, 14 के आसपास, यानी हमने 105 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं, 105 के प्लस क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उसके बाद अगला देखिए, अगला आपका, क्योंकि आपको पता है हमने यहाँ पे लगभग यहाँ पे 105 के क्वेश्चन प्लस देख लिए हैं, और तो आपको पता है अब हम आपके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो बस आपको सब्सक्राइब कर देना है, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस के स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ 73 क्वेश्चन हमने किसके देखे, 73 क्वेश्चन हमने मिक्स जीके के देखे थे, ठीक है, जिसमें इंडिया जीके भी शामिल था, राजस्थान जीके भी था, करंट अफेयर भी था, ठीक है। 73 क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे ये मिक्स देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने 16 क्वेश्चन क्या किसके देखे, 16 क्वेश्चन हमने हिंदी के देखे, ठीक है, 16 क्वेश्चन हमने क्या देखे, हिंदी के देखे। और उसके बाद हमने क्या किया, हाँ, हमने क्या किया था कि 78 से लेकर और 80 तक, यानी 13 क्वेश्चन, ठीक है, 13 क्वेश्चन, सॉरी 14 क्वेश्चन, ठीक है, 68 से लेके और हमने यहाँ पे कितने 80 तक, ठीक है, 68 से लेके 80 तक हमने किसके देखे। तो हमने यहाँ पे किसके देखे थे 68 से लेकर 80 तक। तो हमने देखे थे यहाँ पे कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर के 13 देखे थे प्लस 17, हिंदी के 16 नहीं 17 देखे। तो यहाँ पे मेरे टोटल कितने हो गए, हमारे हो गए टोटल 30, और यहाँ पे 73 वो हो गए, ठीक है, 73 प्लस 30, ठीक है, 73 प्लस 30। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 103 क्वेश्चन, ठीक है। हमने बोला 105 के समथिंग, लेकिन 103 के समथिंग हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अभी हमारे कितने हैं 40 के आसपास क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हो गए, एक तो हमारा देखो इंडिया जी के, राजस्थान जी के, करंट अफेयर तीनों कवर हो गया, ठीक है, और हिंदी भी हो गई 4 हो गया, कंप्यूटर भी हो गया 5। अभी हमारे कितने बच्चे 4 सब्जेक्ट बच्चे, कौन कौन से, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग और आपकी इंग्लिश। अभी ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो इन तत्वों को क्या कहा जाएगा। तो इन तत्वों को आपको बताना है क्या कहा जाएगा। फिर एक तो है आइसोट्रोनिक, एक है आइसोकोलोरिक, एक है आइसोबार। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका सी हो जाएगा, यानी आइसोबार, ठीक है। यानी जो कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व है, इन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो इन तत्वों को क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा आइसोबार, ठीक है, आइसोबार, ठीक है, नहीं ये कहा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है। बताओ भाई किसे बनाया जाता है नियोप्रीन बहुलीकरण से। एक तो है आइसोप्रीन को, एक का विनाइल क्लोराइड को, एक आपका है एक्रोलोनाइट्राइल को, एक आपका दिया गया है यहाँ पे क्लोरोप्रीन को। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्लोरोप्रीन को बनाया जाता है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि संचार में प्रयुक्त होने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। बताओ भाई किसके सिद्धांत पर करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो है
प्रकाश का नियमित परावर्तन के, एक आपका है प्रकाश का विकसित परावर्तन के, एक का प्रकाश का अपवर्तन के, एक का प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो देखो जो संसार में प्रयुक्त होने वाला जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो किसके सिद्धांत पर करता है, वो करता है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फायरोलियोमीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, फायरोलियोमीटर का जो प्रयोग है वो किसके मापने के लिए किया जाता है बताओ भाई, कमेंट करके जल्दी से। एक तो है सूर्य के धब्बे के लिए, एक है सौर विकिरण के लिए, एक है हवा तापमान के लिए, एक है पौधों के तापमान के लिए। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, हाँ बताओ जल्दी से। इसका जो प्रयोग है वो किसके मापने के लिए किया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सौर विकिरण के मापने के लिए। ठीक है, किसके लिए, सौर विकिरण के मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाँ विद्युत विभव एसआई का मात्रक बताओ भाई, एसआई का मात्रक। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो वोल्ट, एक है जूल, एक है ओम, एक है एम्पियर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा बताओ भाई। ये आपका स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए पहले। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा एग्जाम में आ सकता है कि एसआई का मात्रक। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, वोल्ट है, जूल है, ओम है, एम्पियर है। तो इसमें आपका हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मात्रक। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की थी बताओ भाई। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की बताओ भाई, ओस्टेड ने की, फोरेड ने की, या फिर बोर ने की, या फिर एम्पियर ने की, बताओ किसने की। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की, ओस्टेड ने, या फिर फेरोड ने, या फिर सॉरी फेराडे ने, या फिर बोर ने, या फिर एम्पियर ने। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फेराडे ने की। ठीक है, फेराडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताओ भाई। ये आपका पक्का एग्जाम में आ सकता है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो नाइट्रोजन है ना वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड और आपकी जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या है, ये क्या है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन किंतु परंतु बट आपकी जो नाइट्रोजन है ना ये गैस नहीं है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है कि खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है बताओ भाई। चूहा किस श्रेणी में आता है, प्राथमिक श्रेणी, सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में, तृतीय उपभोक्ता में, या फिर उत्पादक में। बताओ चूहा किस श्रेणी में आता है, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से आप बताओ किस में आता है। हाँ कमेंट भी आपको करने हैं अंत में कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसमें आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। ठीक है, किस श्रेणी में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है बताओ भाई। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो हल्दी है, ठीक है, उसके किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। स्टार लगा लो अभी के अभी। एक तो है हल्दी के प्रकंद से, एक है सूखे, सॉरी एक तो है सूखे प्रकंद से, एक है सूखे जल से, एक है सीधे फल से, एक है बीज से। तो देखो हल्दी पाउडर है वो हल्दी के सूखे प्रकंद भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सूखे प्रकंद भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है बताओ भाई। भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में कौन जाना जाता है, नीम, गेहूं, सेवा, सरवंदन, या फिर बांस, कौन जाना जाता है बताओ भाई कमेंट करके। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बांस। कौन जाना जाता है, बांस जाना जाता है। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है बताओ भाई। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई। इस पे भी स्टार लगाना चाहो तो लगा लेना। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, केवल भौतिक परिवर्तन होता है, केवल रासायनिक परिवर्तन होता है, दोनों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, या फिर न तो भौतिक और न ही रासायनिक होता है। बताओ कौन सा होता है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। हाँ कमेंट भी आपको करने हैं बीच बीच में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, मोमबत्ती के जलने के दौरान
किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, ठीक है। केवल भौतिक भी नहीं होता है, केवल रासायनिक भी नहीं होता है, और न भौतिक और न रासायनिक ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। अगला देखो, अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट नहीं, ये अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैंने नेक्स्ट के चक्कर में लास्ट बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन में कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है। विटामिन ए और एक है सेलियम, एक है लाइकोपिन, एक है एस्टोपमेन। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बताओ भाई कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एस्पेर्टेम, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो साइंस में इतने हार्ड नाम होते हैं कि आपको क्या बताएं अभी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका है, हाँ एक सेकेंड, तो एक तो आपका दिया गया है केले का सड़ना, एक है शरीर में भोजन का अपचय, एक है वाष्प का जल की बूंदों में रूपांतरण, एक है एक अंडा को पकाना। तो देखो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, वाष्प का जल की बूंदों में रूपांतरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है ना, सॉरी सी है ना, वो आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी और डी है, ये तो रासायनिक है, लेकिन सी आपका रासायनिक नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ आपका साइंस का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, आपका साइंस का और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। बताओ भाई, एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है, बताओ। क्वथनांक से, क्रिस्टल संरचना से, नियंत्रण से, गलनांक से। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से, इसमें कौन सा होगा। इसमें आपका हो जाएगा क्वथनांक से, ठीक है। किससे होगा, क्वथनांक से होता है, ठीक है। इसकी शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पे हमने अब टोटल कितने क्वेश्चन देख लिए, मुझे बताओ जल्दी से कितने क्वेश्चन देख लिए। तो लगभग हमने यहाँ पे टोटल, एक सेकेंड, लगभग टोटल हमने यहाँ पे 100 कितने, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर जी लगभग लगभग हमने यहाँ पे देख लिए 103 वो थे, प्लस 13 यहाँ से, यानी एक बार जोड़ लेते हैं 73 वो दे, ठीक है। 73 वहाँ से देखिए, 17 हिंदी के, ठीक है। 73 करंट राजस्थान इंडिया, 17 हिंदी के, प्लस और आपके जो कंप्यूटर था, ठीक है, उसके देखे थे 13 क्वेश्चन, प्लस 10 13 क्वेश्चन आपके साइंस के, ठीक है, प्लस 13 26 और 17, तो यहाँ पे कितने हो गए 39, ठीक है। एक सेकेंड, 26 और 17, एक से 17 43 होंगे, 39 नहीं 43 होंगे, ठीक है। 26 और 17 कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ से 43 हो जाएंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 73 ये हो गई, ठीक है। 73 ये हो गई, बताओ टोटल कितने हो गई, 73 प्लस 43, ठीक है। 73 प्लस 43, तो देखो ये कितने हो गई आपके 76 और 110 और 116 के समथिंग क्वेश्चन हो गए आपके, कितने हो गए 116 के समथिंग, मतलब 115 के लगभग क्वेश्चन हमने देख लिए। आप सभी को पता है 73 हमने राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया के देखे थे, 17 आपने पता है हिंदी के देखे थे, 13 कंप्यूटर के और 13 हमने साइंस के, यानी 6 सब्जेक्ट को हमने कवर कर लिया। कितने सब्जेक्ट को कवर कर लिया है, तो आप बोलोगे गुरुजी हमने 13 सब्जेक्ट को, सॉरी यहाँ पे हमने कितने 6 सब्जेक्ट को कवर कर लिया। कितने सब्जेक्ट को कवर कर लिया है, 6 सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अब हम जो बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनकी भी क्लास आपको देने वाले हैं, बस आपको सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, आपको मिल जाएंगे। और अभी आपको 115 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 115 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे कमेंट करके बताना अपनी ईमानदारी से, और क्लास कैसी लगी वो भी आपको बताना है। और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपके 115 में से सिर्फ एंड सिर्फ 50 भी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, तो भी आपका सिलेक्शन आप पक्का समझो। यानी 115 में हम अगर 50 क्वेश्चन राइट माने तो लगभग लगभग हमारा रहता है यहाँ पे 45%। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है आज की जो क्लास थी वो थोड़ी सी हार्ड थी, ठीक है। अगर आपके 50 क्वेश्चन यानी 45% क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का कितना हो गया 45% क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी क्लास, मॉडल पेपर, सभी चीज़ें डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। और सभी सब्जेक्ट जैसे आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, और इंडिया जीके हो गया, राजस्थान जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, और उसके बाद साइंस हो गई, कंप्यूटर होगा, सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास डेली मिलेगी। सब्सक्राइब कर देना, और मॉडल पेपर भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, बस आपको सब्सक्राइब कर देना है। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। और काफ़ी सारे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर जी जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हम आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा देंगे। तो बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम दोनों में से एक को ज्वाइन कर लेना। पहले आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना, अगर टेलीग्राम ज्वाइन हो जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं होता है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स है, राजस्थान जी के गणित, मैथ्स, रीजनिंग सभी के, हिंदी के सभी के आपको जो नोट्स है वो आपके वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन कर लेना, और अंत में कमेंट कर देना अभी कितने क्वेश्चन सही हुए, क्लास कैसी लगी, सभी चीज़ें कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, आप चैनल के साथ बने रहिए और आपको सब्सक्राइब कर देना है। और आपके अगर कोई भी दोस्त सीईटी का एग्ज़ाम दे रहा है 10+2 या 12th लेवल का, तो उस तक मॉडल पेपर को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका रिश्तेदार, दोस्त वगैरह कोई भी तैयारी कर रहा है तो उस तक शेयर कीजिए, ताकि आप उसकी जो तैयारी है वो भी अच्छी हो सके, और आपको रेगुलर क्लास लेनी है ताकि आपके भी अच्छे नंबर बन सके। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बस आपको कमेंट कर देना है अब अंत में क्लास कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए आगे भी क्लास लेकर आ जाएँ, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।